बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिरा प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन फ़ैसलनि जो धरती धड़ियुनि खे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान यकीनी तौर ते ईरान ऐं इसराइल ऐं अमरीका जी जंग खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल ऐं बिलख़ुसूस वज़ीर आज़म जो कल्ह राति जे जेको आहे सो ख़िताब खां पोइ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहिड़ी रीति तेल समेत दुनिया सां जेके तालुकात ऐं ख़ासि तौर ते मुल्क में हिन वक़्तु एनर्जी बहरान खे मुंहुं ॾियण जे लाइ जेके ऐलानात कया आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम आहिनि ई आहिनि। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अमरीका ऐं प्रेसिडेंट ट्रम्प हिन वक़्तु इहो चवंदे नज़र अचे पियो त जंग में असांजी बरतरी हासिलु आहे ऐं जंग पाण खटी चुका आहियूं ऐं अगरि जंग न कयूं हा त 2 हफ़्तनि ताईं ईरान जेको आहे उहो न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर थी वञे हा ऐं उहो न्यूक्लियर हथियार ठाहे वठे हा त दुनिया खे उन खां वॾो ख़तरो हुयो ऐं उन ख़तरे खे ॾिसंदे ई जेको आहे सो ईरान ते हमिलो करे उन न्यूक्लियर खे रोकण जी कोशिशि कईसीं। इन सां गॾोगॾु ज़मीनी फ़ौज जे हवाले सां बि प्रेसिडेंट ट्रम्प इहा ॻाल्हि कई आहे त ज़मीनी फ़ौज मोकिलण जो अञा ताईं को अहिड़ो फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो नाहे कयो। जंग ख़तमु करण वारे फ़ैसिले ते ट्रम्प ऐं जेको आहे सो जेका ॻाल्हि कई उन खां पोइ जेका दुनिया ख़ासि तौर ते एशिया में जेके कारोबार आहे उहो बहितरी जी तरफ़ वेंदे नज़र अचे पियो। इन सां गॾोगॾु तेल जूं क़ीमतूं जेके आहिनि उन में बि किथे न किथे हिन वक़्तु उहा जेका अंदाज़ो कयो पियो वञे त शायदि अञा तेल जी क़ीमतुनि में जेको आहे सो वाधि थींदी। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त सऊदी अरब, बहरैन ऐं गॾियल अरब अमारात में जिथां तेल जा ज़ख़ीरा आहिनि उन हिसाब सां उतां तेल न पियो निकिरे। उन जी वजह इहा आहे त ईरान जहिड़ी रीति जेको आहे सो इन्हनि मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते जेके हमला कया आहिनि उन खां पोइ हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई इन्हनि मुल्कनि में ख़राबु नज़र अचे पई। हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान तवानाई बहरान जी जेको आहे सो मुहिम में जेको आहे सो तालीमी इदारा बंदि रखण जी जेका ॻाल्हि कई उहा वॾी अहम आहे। जेको चइजे त हिन वक़्तु कोविड वारो जेको फार्मूलो हो उहो सूबनि ऐं विफ़ाक़ अपनायो आहे। ऐं इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त किथे न किथे जेका वज़ीर आज़म ॻाल्हि कई त विफ़ाक़ी वज़ीर 2 महीननि जी पघार ऐं ब्यूरोक्रेट्स कामोरा जेके आहिनि उन्हनि जी पघार मां बि जेको आहे सो कटौती कई वेंदी। मेंबर क़ौमी असम्बली जेके आहिनि उन्हनि जी पघार मां बि जेको आहे सो कटौती करे ऐं उनखे जेको आहे सो तवानाई बहरान ऐं मुल्क जे ख़ज़ाने में ऐं ख़ासि तौर ते जेके हिन वक़्तु पैदा थियण सूरत हाल आहे उन में जेको आहे सो जमा कराइबो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त कामोरनि समेत वज़ीरनि ऐं जेको आहे गवर्नमेंट सेक्टर में जेके रोज़ानो जो जेको पेट्रोल इस्तेमालु थिए थो उनखे 50% कट हणण जो बि जेको फ़ैसिलो कयो आहे उहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम आहे। अहिड़ी रीति सिंध हुकूमत जा बि वॾा अहम ऐलानात साम्हूं आया आहिनि। इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान फ़ैसले जी घड़ी में मियां अज़ीम साहब आहिनि जेको आहे सो सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां जी वॾी महिरबानी। सुखदेव साहब आहिनि तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्हां जी वॾी महिरबानी। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब आहिनि सीनियर अॻवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब आहिनि सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, अव्हां सभिनी मेहमाननि के भलीकार। मियाँ साहब सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करूँगा। मियाँ साहब फरमाइएगा, एक तो अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और बिलखुसूस जो है पाकिस्तान का सफारती लेवल पर ईरान और यूएई और कतर, बहरैन और इसके साथ साथ अगर कहा जाए सऊदी अरब और अमेरिका इस खिते में बड़े अहम जो ममालिक हैं, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात। मगर कहा जाए कि इस तमाम सिनेरियो में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक़ डार साहब जो हैं, आप लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी हद तक जो नज़र आ रहा है कि बातचीत से ज़ोर दिया गया कि मसलों का हल होना चाहिए। और कल प्राइम मिनिस्टर ने तमाम उन ममालिक के साथ भी यकजहती का इज़हार किया और जो है ख़ास तौर पर ईरान के हवाले से भी जो बात की उन्होंने बड़ी अहम थी। तो मियाँ साहब इस सूरत हाल में पेश नज़र आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने जो इक़दाम उठाए हैं वो बड़े अहम हैं? देखिए आफ्ताब साहब, इस वक्त 2-3 दिन से तो मीडिया के ऊपर जो पेट्रोल की कीमत एकदम बढ़ गई वो डिस्कस रहा
कि जी गवर्नमेंट ने एकदम पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ा दी, एजेंसियों को फायदा दिया। दूसरी तरफ आप देखें जो हुकूमत कर रहे होते हैं, जो हुकूमत में शामिल होते हैं, जिनको खारजी दाखिली हालात का पता होता है, तो वो उन चीजों को मद्देनजर रख के ये चीज की जाती है। इस जंग के हालात में हमारी हुकूमत के ऊपर ये भी इल्जाम लगे कि जी अरबों का फायदा जो है वो मुख्तलिफ लोगों को इस पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से हुआ। तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। दूसरी ये बात है कि देखें, बात यहाँ पे ये थी कि जब अवाम को ये पता चल जाए कि जी 2-3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपया, 200 रुपया बढ़ जाएगी या 50 रुपये बढ़ जाएगी, तो वही जो 10 लीटर पेट्रोल लेने वाला है वो 100 लीटर लेने के लिए चला जाएगा। तो ये चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए ये हिकमत अमली अपनानी पड़ती है। वहां पे ये नहीं देखा जाता कि किसी को 10 करोड़ का फायदा हो रहा है या 5 करोड़। देखा ये जाता है कि इज्तमाही तौर के ऊपर जो हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं वो क्या पूरे पाकिस्तान को, अवाम को फायदा है या नुकसान है। दूसरी तरफ सब्सिडी भी बहुत सारी दी जाती है। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया है, शुभाशी साहब ने बिल्कुल कल जो 10-12 पॉइंट के ऊपर जो बात की है, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप से शुरू किया है, गवर्नमेंट से शुरू किया है कि हम जो 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे उसको 50 लीटर पे लेके आ गए हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि जी जो 100% गाड़ियां चल रही थी वो 40% चलेंगी, 60% उनको जो है वो उन्होंने कहा जी इनको बंद करें। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल खत्म किया है। और इस तरह उन्होंने जो तनख्वाहों के अंदर भी जो 3 लाख के ऊपर है उसमें से उन्होंने 2 दिन की तनख्वाह का भी कहा है। और सारी जो चीजें जो मीडिया के ऊपर आप सब ने देखी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने इस पूरी जंग में, और खास तौर पे 1 साल हो चुका है हमारी ये 2024 से लेके अब तक जो जंग लगी थी इंडिया के साथ भी, और उसके बाद ये खिता जो था, ये खास तौर पे जब से फलस्तीन की और इसराइल का 2-3 साल से मामला चल रहा था, उसी वक्त से आप मीडिया पे भी सुन रहे होंगे कि इसराइल की मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें आ रही थी कि जी मैं फलस्तीन के बाद मैंने ईरान को पकड़ना है, ईरान के बाद मैंने पाकिस्तान की तरफ जाना है। देखें ये सारी चीजें अभी ये जो 1 हफ्ता गुजरने के बाद ये जो जंग की सूरत हाल हमारे सामने आई है, देखें हुआ ये है कि जिसमें पाकिस्तान का एक मुस्बत रोल रहा है। हुआ ये है कि अमेरिका और इसराइल की ये कोशिश थी कि इस खिते के अंदर खास तौर पे ओआईसी के जो मुल्क हैं, जो जीसीसी है, इन मुल्कों के अंदर इनकी आपस में किस तरीके से ये अमन से रह रहे हैं और इनका जो अमन है वो किस तरीके से हमने बर्बाद करना है, इसके ऊपर इंडिया बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन हुआ ये है कि इनकी ये कोशिश थी कि अमेरिका जो है वो सऊदीया में भी बैठा हुआ है, कतर में भी, यूएई में, बहरीन में, कुवैत में, और वहां पे बैठ के सबसे पहले उसने ये जंग शुरू की। और ये जंग शुरू करके उसकी ये कोशिश थी कि ये जो जीसीसी के मुल्क हैं ये ईरान के ऊपर हमला करेंगे, और उस दूसरी तरफ से सऊदीया का और पाकिस्तान का जो दफाई मुआहदा है, तो जैसे ही सऊदीया के ऊपर ईरान हमला करेगा और सऊदीया ईरान और के ऊपर हमला मियां साहब, करेगा। यहाँ पे बड़ी अहम खबर आज की जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, खबर जो है बहरीन में जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है भारतीय रॉ, उसके मुबैना तौर पर जो इसराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसके लिए जो है काम करने वाला एक शख्स आज गिरफ्तार हुआ। और जो खुद को ऑफिशियली खबर दी बहरीन ने, और बहरीन ने इसकी वजाहत भी की है कि जो है ये शख्स मुख्तलिफ मकामात की जो है तस्वीरें और लोकेशन शेयर कर रहा था इसराइल के साथ। तो ये समझा जाए कि इसराइल कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं ईरान की आड़ में जो है अब इस खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाया जाए, और कहा जाए कि ये हमला जो है कहीं ना कहीं ईरान की जानिब से हुआ है। तो ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो कि आज खुद बहरीन ने खुद खबर दी है। तो समझा जाए कि मोसाद और रॉ एक पेज पे हैं। देखें आफ्ताब साहब, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूं इस तरीके से कि ये जो आयतुल्लाह खामनाई का जो इन्होंने हमला किया और सारी ये हुआ, ये है कि
इसराइल ने बजरिया इंडिया ये सारा काम किया है, अमेरिका सॉरी ईरान के अंदर भी, और पूरे जीसीसी के अंदर जितने मुल्क हैं, खास तौर पे सऊदीया और यूएई के अंदर, इनकी प्लानिंग ये थी कि इसराइल ने अपनी कंपनियां जो हैं वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड करवाई, और इंडियन कंपनियां जो थी वो ईरान में भी गई हैं, खलीज में भी गई हैं, और वहां पे जाके इन्होंने रॉयल फैमिलियों के साथ, हुक्मरानों के साथ अपनी पीआर बनाई है, और उस पीआर के जरिए इन्होंने मुखबरी की है। और ये सारा काम जो था, ये मुसलमानों के जो ओआईसी के तमाम मुल्क हैं, और ये सारा काम इसराइल ने और अमेरिका ने बजरिया इंडिया ये काम किया है। और सऊदीया के अंदर खास तौर पे यूएई ने अभी हाल ही में जो इंडिया के साथ जाके एक मुआहदा किया, सबसे बड़ी नलायकी उनकी ये है कि वो, उनको ये समझ नहीं आई कि हम अपने मुखालिफ दुश्मन के साथ, जो इसके जरिए इसराइल के साथ बैठ के हमने ये सारे काम किए, आज उनको ये समझ आई है कि ये जो जो सब कुछ ये हुआ है ये हमारे ही नुकसान में था। और ये जब ये जंग खत्म होगी इंशाल्लाह और चंद दिन के बाद, तो सबसे पहले जो भयानक चेहरा जो इंडिया का सामने आना है, जिसने इस पूरे खित्ते के अंदर इसराइल का काम किया है, और सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी बजरिया इंडिया इसराइल को और अमेरिका को पहुंच रही थी। और जो खास तौर पे ईरान को अब समझ आई है कि ये, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मियाँ साहब, साथ ही रहेगा। मैं जो है दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाना चाहूँगा, शामिल गुफ्तगू करूँगा। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिराज साहब आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर कि एक तरफ अमेरिका, इसराइल और जो है ईरान की जंग, उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, वज़ीर आज़म का कल का अहम खिताब और जो है उनमें ऐलानात, मगर इसके साथ साथ आज जो बहरीन में गिरफ्तारी हुई है वो बड़ी अहम है। और उससे अब तो आया हो गया कि कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है उसमें रॉ और मुसात एक पेज पे है, और बहरीन ने खुद इस चीज़ की वजाहत की है और जो है ख़बर दी है कि बहरीन में जो है इंटेलिजेंस एजेंसी जो है भारतीय रॉ, उसका एक सरगना जो कि गिरफ़्तार हुआ, जो कि मुसात के लिए काम कर रहा था, लोकेशन और तमाम चीज़ें शेयर कर रहा था। तो अब तो कहें कि ये अरब मुल्क, अच्छी बात है कि जो पाकिस्तान बारहा दुनिया को बताता रहा कि रॉ और मुसात एक पेज पे हैं और पाकिस्तान में उनकी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब तो कतर से सऊदी अरब, सऊदी अरब से ईरान, ईरान से बहरीन तक तो ये बात पहुँच गई है। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात बड़े पहले से ही शायद एस्टेब्लिश भी थी। आपने पिछली जो 12 दिन की ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट में देखा, तो वही चाबहार की बंदरगाह थी वो, अगर याद पड़ता हो तो कुलभूषण यादव भी वहां से आया था, और एक सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर हमारी कैद में है। दूसरा आप देखें जो चाबहार और ये बॉर्डरिंग एरिया थे ईरान के, उसमें दो फैक्टर्स थे, एक जो रा और हिंदुस्तानी फैक्टर था, दूसरा अफगानी फैक्टर था। और आपने देखा 300 के करीब अफगानियों को जो है सज़ाए मौत भी दी ईरान के अंदर उस तमाम मामले के बाद, जो कि स्पाइंग और ओवरऑल, बल्कि बहुत सारे जो इजरायली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनकी ज़्यादातर ओनरशिप और उनका जो स्ट्रक्चर था वो अफगानी और इंडियंस मिल के रन करे। तो जिस तरीके से चाबहार का एक लॉलीपॉप दिया था ईरान को कि इसके थ्रू हम अफगानिस्तान के जरिए और सेंट्रल एशियन तक बिजनेस करेंगे, ये मेरे ख्याल में एक्सपोज हुआ। अब इस दफा जो कुछ हुआ है, देखिए ये आप अगर ओवरऑल देखें, ये एक बहरीन का मामला नहीं है। मिडिल ईस्टर्न ममालिक में आप यूएई को देखें, वो गढ़ रहा है इस वक्त मुसाद का और रॉ का। और जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती रही है अफगानिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से, उसका तमाम नेक्सस यूएई और बहरीन और मिडिल ईस्टर्न ममालिक, इवन कतर से ऑपरेट होता है। हमें बड़ी खुल के डिस्कस करना चाहिए। अब तो वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़ा अहम है। ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं या वो करीब इस्लामी मुल्क हैं, वो सारी उम्र पाकिस्तान को ब्लैकमेल ही करते रहे। और जो लेटेस्ट हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, बीएलए को जितनी फंडिंग होती रही है वो यूएई में थ्रू मतलब है उन नेटवर्क्स के थ्रू होती रही है जिसको रा और मुसाद ऑपरेट करते रहे। बाकी आपने देखा कि पीछे अभी जो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो बड़ा खुल के कहा है कि इमाराती जो सेटअप है वो इजराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ ज़ायनिस्ट और यहूदियों से भी ज्यादा लॉयल है और बड़ा करीब है। फिर आप देखें अब जो
मैं तो इससे आगे शायद आप बात भी करें, जो मार्को रूबियो का ट्वीट है जी अफगानिस्तान के हवाले से, वो बड़ा खतरनाक है। देखिए उसके दो एस्पेक्ट हैं, बात लंबी हो जाएगी, उस पर बाद में बात हो सकती है, बिल्कुल लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त 13 के करीब जो बेसिस हैं, मुख्तलिफ बेसिस हैं, या जो छोटे आउटलेट्स थे, ऑपरेशनल यूनिट्स थे, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के, बहरीन से लेके यूएई, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये तमाम के तमाम 13 के करीब तकरीबन डिस्ट्रॉय हुए हैं या डैमेज हुए, ऑपरेशनल हो गए, या वहां से अमेरिकी अफवाज का जो है इनखला शुरू हो गया बिल्कुल बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, और बिकॉज बहुत सारी रीजन, क्योंकि यहाँ लोग एक्सपोज होना शुरू हैं, और जो बहरीन का आज का वाकया हुआ है ये उसका सबूत है। तो बिल्कुल अब अमेरिका को भी एक सेफ एग्जिट चाहिए। आप देखें भारत ने जिस तरीके से ईरानी बैरी जहाज को निशाना बनवाया, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, इस वक्त जो बिल्कुल इब्राहिम लिंकन है, वो भी इंडियन आर्मी चीफ ने तस्लीम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जो है एक कह सकते हैं कि इसराइल के साथ इत्तेहाद है, उसमें जो है हमें बताना था, और उसका ताने बाने भी अब देखना ये है शिराजी साहब के आने वाले वक्त में ईरान जो जब इस जंग से निकलता है तो फिर वो क्या रिएक्ट करता है और फिर हिंदुस्तान के साथ किस तरह से बिहेवियर करता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये भी तो आया हो गया कि इंडिया जो है वो इसराइल के साथ एक पेज पे है, मूसाद के साथ एक पेज पे है, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, या कोई भी ऐसा मुल्क हो जो कि हिंदुस्तान को समझ में आता है कि ये हमारा दुश्मन है, वो तो उसके खिलाफ हमेशा कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो कि हमने बारहा आप भी बता रहे थे कि ये बात लंबी हो जाएगी, पूरी दुनिया को दी है। तर्जमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं, शराय साहब, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सही सुन पा रहे हैं? जी जी सर, एज योर टेक, तव्हां जेको जवाब सिंधी में ॾियो या उर्दू में ॾियो, पर सवाल इहो आहे त महिमान जेके आहिनि ॿिया बि सम्झी सघनि। एक तो सर कल की वज़ीर आज़म के उस बातचीत जो हुई, जो कौम से उन्होंने खिताब किया, वो बड़ा अहम है, मगर इससे पहले चलते हैं सर ईरान की उस जंग की तरफ जिस पे अभी भी बात हो रही है, और आज बहरीन में भी जो है मूसाद और रॉ का एजेंट बिल्कुल पकड़ा गया। कहा जाए कि अब ये जंग जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है सेफ एग्जिट मिलना चाहिए, जो कि वो अब ढूंढ रहे हैं कि जी मुझे मिले, और किसी भी तरह जो है उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि ये जंग जो है मैं जीत चुका हूँ, और जो है अब अगर ये जंग नहीं करते तो मुझे आज उनके अल्फाजों में कॉलिन पावर के वो अल्फाज याद आए थे कि 4 घंटे या 2 घंटे दूर है, और अगर नहीं जाएंगे, हमला नहीं करेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। आज वही अल्फाज जो है प्रेसिडेंट ट्रंप भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। थैंक यू मुगेश साहब। देखें जी, ये बात तो स्टैब्लिश हो चुकी है कि ये जंग अमेरिका की तो थी नहीं। इस जंग में अमेरिका को धकेला गया, और अमेरिका ने भी जिस हिसाब से एक मैं कहता हूँ इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत हो, आपके एनर्जी प्राइसेस हो, या पूरा जो है खत्ते की सूरत अब हमारे देख रहे हैं, सबको उसने खतरे में डाला। अब जाहिर सी बात है, उनका एक मकसद था कि शायद वो वहाँ के जो उनके खामनेई साहब हैं, सुप्रीम लीडर है, उनको अगर वो शहीद कर देते तो शायद वो रजीम चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। उस चीज में तो वो नाकाम हो गए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि उनको अपनी नाकामी का सामना है, वो इसमें बिल्कुल सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं, बट इजराइल नहीं चाह रहा कि वो उनको सेफ एग्जिट या इसको एग्जिट दे। वो उस चीज को मजीद बढ़ाना चाह रहा है, इस मसले को सारे को, जिस इस जंग की आड़ में इजराइल ने दूसरे ममालिक में, चाहे वो लबनान हो, जॉर्डन हो, वहां पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। खत्ते में जो हालात कर रहा है, या एक पूरी सोची समझी आप समझे कि मोदी के इंडिया के विजिट के फौरी बाद यहाँ पे शुरू हो गई इस खत्ते में जंग। और फिर हिंदुस्तान का उसमें आपने एक्सेस देखा कि कैसे कि ईरानी बहरी जहाज जो हिंदुस्तान का मेहमान था, वहां से एक अनआर्म्ड बहरी जहाज वहां से जब निकला ईरान वापस जाने के लिए, उसको जो है उन्होंने टॉर्पीडो करके मिसाइल मार के उस जहाज को जो है उन्होंने तबाह किया, और 100 से ज्यादा उनके फौजी वो शहीद हो गए। फिर इंडिया की कंडेमनेशन भी नहीं आई। बहरहाल इनको सेफ एग्जिट मिल जाता है, बट मुश्किल लग रहा है सेफ एग्जिट इनको मिलना, गिवन दैट कि अभी जो नई नॉमिनेशन वहां पे हुई खामनेई साहब के बेटे की, तो अभी तो हर कोई कंसर्न है, हम भी कंसर्न है। इस जंग में बीइंग पाकिस्तानी, मैं कुछ पाकिस्तान की चीजें फोकस करना चाहूंगा। देखें, खित्ते में जब जंग हुई है, मेरी नजर में हमें जो हमारी वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी बड़ी एक्सपोज हुई हैं। आपको अगर याद हो, जैसे वजीर आजम साहब कह रहे हैं 28 दिन का पेट्रोल का स्टॉक था, ऐसे ही कोरोना के टाइम उस पेट्रोल पे भी आ रहे हैं। पहले तो गुफ्तगू इस जंग पे कर रहे हैं, पेट्रोल पे भी आ रहे हैं कि पेट्रोल के बाद आपने और मैं इसी जंग पे आ रहा हूँ कि हमारा जो सऊदी के साथ दिफाई पैक्ट था। देखिए, जब ऐसे कोई दिफाई पैक्ट होते हैं तो आपके जो दूसरे ममालिक होते हैं वो सपोज टू इंश्योर योर सिक्योरिटी। जैसे इजराइल को अमेरिका ने रखा हुआ मिडिल ईस्ट में, तो अमेरिका
इसराइल को हर साल 3 अरब से ज्यादा की मिलिट्री एड देता है, ताकि वो अपनी मईशत और अपनी मिलिट्री पावर के साथ जो है उस चीज को बरकरार रख सके। वेरस हमने पाकिस्तान है जो कि माशी हम कंसेशंस तो ले लेते हैं, जो मिलिट्री सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए या मिलिट्री एड मिलनी चाहिए, वो एक वल्नरेबिलिटी हमारे सामने आ गई। खुदा ना खास्ता ये जंग अगर बढ़ जाती है, सऊदी से के अंदर बढ़ जाती है, खत्ते में बढ़ जाती है, अगर हम ऑन बिहाफ ऑफ अवर सॉवरेन पैक्ट जाते भी हैं, तो हमारी मईशत का अगर ये हाल होगा, तो हमारे पास मिलिट्री रिसोर्सेज कम होंगे, तो हम अपनी सिक्योरिटी करेंगे। गिवन दैट हम ऑलरेडी 2 फ्रंट्स पे जंग में हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, हम पे किसी और की जंग लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल है हमारे जिन ममालिक के साथ दफाई पैक्ट्स हैं, तो उनमें हमें थोड़ा निगोशिएट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को मिलिट्री एड भी मिलनी चाहिए। अशरफ जबाज कुरैशी साहब है हमारे साथ, में उनकी तरफ जाना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, एक तो जंग और जंग के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है वो बड़ी अहम है, मगर इस जंग के नताइज जो हैं वो पूरे खित्ते पे, पूरी दुनिया पे ही पड़े हैं, जिसके बायस जो है पेट्रोल समेत जो है तो तमाम चीज़ें अब महंगाई की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया जा रही है। मगर इसके साथ साथ जो सर फैसले की घड़ी में आप समझते हैं कि ईरानी कौम ने जो डट के फैसला किया, और अब तक आज भी ईरान की जानिब से यही बात आ रही है कि बेशक जंग आपने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि अब वो विक्ट्री पॉइंट दिखाते हुए कह रहे हैं कि जी हम जंग जीत चुके हैं। तो कहा जाए कि जंग खुद की और जीत का भी ऐलान खुद किया। कुरैशी साहब, अच्छा कोशिश करें कि कुरैशी साहब से रब्ता हो सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नुक्ता नज़र आ जाए, बड़ा अहम है। मगर उसके साथ साथ शिराजी साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा कि क्या ये तय है कि अब जो कि ज़मीनी जंग का कहा गया था कि ज़मीनी जंग भी शायद हो सकती है, जो कि अल्लाह करे ना हो, क्योंकि नुकसानात बहुत होते हैं। बहैसियत पाकिस्तान और बहैसियत इंसान हम समझते हैं कि नुकसान ना हो, जानी नुकसान, चाहे वो ईरान का हो या किसी और का हो। फरमाइएगा सर, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये जो बात की है कि ज़मीनी जो जंग है वो नहीं होगी, तो यकीन कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कहते नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, वो इजरायली पॉलिसी मेकर्स और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प और उनकी जो काबीना है वो उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस वक्त अगर आप देखें तो खुद अमेरिकन मिलिट्री के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। उनके टॉप लेवल के जर्नल्स ने बिल्कुल जो है मीटिंग के दौरान ये बात उठानी शुरू कर दी कि हम इसराइल की जंग क्यों लड़ें। जो फुट सोल्जर है उसने जिसको आप डिक्यूट कर रहे हैं, भिजवा रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहा है। दूसरा, आप इसराइल के अंदर देखें, नेतन्याहू के खिलाफ भी एक बाकायदा टोटल मीडिया ब्लैकआउट है। आपका जो इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया है वो टोटली इसराइली ईमा पे चल रहा है। आपके जो बड़े बड़े चैनल हैं, CNN है, BBC है, इवन जो इंटरनेशनल अल जजीरा भी आप देख लें, वो भी कतरी गवर्नमेंट का एक माउथ पीस है, उसको भी देख लें, आपको कहीं नजर नहीं आता कि इसराइल के अंदर कितनी तबाही हुई है। तो जंग इतनी आसान नहीं रही। मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो गया है जिस तरीके से ईरान ने टेक्टफुली एसिमेट्रिकल वॉर में अमेरिकन और इसराइली दोनों, दो सुपर पावर आप समझ लें, एक अपने आप को सुपर पावर कहता है, दूसरा जितना मिलिट्री और फाइनेंशियल उसको तमाम दुनिया की ज़ायनिस्ट लॉबी सपोर्ट कर रही है। तो मेरे ख्याल में ईरान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखिए, बूट ऑन ग्राउंड बहुत मुश्किल था, ये पहले भी शायद एक ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अंदाजा था कि ईरान के अंदर बूट ऑन ग्राउंड वाला मामला नहीं हो सकता। जो सेकंड ऑप्शन था कुर्दिस्तान के जो फाइटर्स थे उनको इस्तेमाल करने का, या आर्मीनिया के बॉर्डर को दोबारा इस्तेमाल करके एक म्यूचुअली पैदा करने का, वो भी नाकाम हुआ। बलोचों ने भी जवाब दे दिया। क्या है आखिरी बात मैं करूंगा, मेरे ख्याल में अमेरिकन को इस वक्त स्पेस सेविंग चाहिए। स्पेस सेविंग ये है कि उन्हें भी अंदाजा हो गया कि जंग मजीद लंबी होगी, उनको मजीद नुकसान और है। आपने जिक्र करना था कि बड़ा अहम था कि 36 एजेंसियां जिसको कहा जाता है 36 एजेंसीज, उनकी जो रिपोर्ट और जो रिपोर्ट लीक भी हुई, और राइटर्स समेत पूरी दुनिया ने उसको फिर कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी किया कि उन्होंने भी जो फीडबैक दिया वो बड़ा ख़तरनाक था। उसमें बताया गया कि जंग और ख़ास तौर पर ईरान के साथ लड़ना इस वक्त ज़रूरत नहीं थी और हमें ख़तरा नहीं था। ये बड़ा अहम था, जो कि बड़ी अहम बात है। अशरफ जब्बार कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आप सही सुन पा रहे हैं? जी 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 सर बड़ा अहम सवाल था, और बड़ा जो है इस वक्त इस खित्ते में, और बिलखुसूस जो है ईरान की और इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और बिलखुसूस जो है अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है कहीं ना कहीं ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी आप अगर जंग ना करते तो फिर दुनिया को खतरा होता, क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन था और
उसकी वजह से हमें जंग में जाना पड़ा। तो अब जंग भी खुद शुरू की और वो ऐलान भी खुद कर रहे हैं जीत का कि भी हम जीत गए। देखिए, ये तो जो ट्रम्प साहब की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो खुली जो है वो शिकस्त तस्लीम करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जिसमें उन्होंने मान लिया सारी चीजों को। अच्छा, करता नजर इसके कि जो है जो इन्होंने जो भी कुछ किया और जो भी जिस तरह जंग इम्पोज की ईरान के ऊपर और जिस तरह उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से उनका एटीट्यूड है कि अभी जो है वो वेनेजुएला का नंबर था, फिर ईरान का आया, अभी उन्होंने कहा कि क्यूबा का नंबर है, अब क्यूबा के अंदर रजीम चेंज होगा। तो उनके जो जो बातें हैं ट्रम्प साहब की, वो तो बढ़ती चली जा रही है ना। वो तो पूरे वर्ल्ड दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, हर चीज के हर जगह पे हर कंट्री के ऊपर वो जिस तरह का दावा कर रहे हैं। तो ये तो मामला जो है वो बिगाड़ की तरफ अमेरिका ही लेके जा रहा है अपनी सुपरमेसी को तस्लीम कराने के लिए। वो ये चाहते हैं कि हमें सुपर पावर के तौर पर तस्लीम किया जाए और सुपर पावर इकोनॉमिकल सुपर पावर तस्लीम ना किया जाए। हमें जो है एक फाइटर सुपर पावर तस्लीम किया जाए जो किसी भी जगह जंग कर सकता है और किसी भी मुल्क पर जंग मुसल्लत कर सकता है और किसी भी जगह के अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते में किसी का भी दफाई निजाम को तय कर सकता है ना। तो ये वाली चीज जो है वो लेके जो चले हैं और उसके ऊपर जो है इसका नुकसान, आफ्टर ऑल इन जगहों का नुकसान हमेशा जो है जंग करने वाले को होता है और जंग को जो दिफा पे होता है, डिफेंस पे होता है, उसको कम नुकसान होता है क्योंकि उसको इनको जो है वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इतनी दूर से जंग लड़ रहे हैं, समंदर में ये रिस्क के ऊपर सारे के सारे इनके मौजूदा रिस्क पे है। टेक्नोलॉजी किस वक्त कब तक चलेगी, कब तक जवाब दे सकती है, ये इनको इसका आइडिया हुआ होगा कि जो ईरान ने जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में इनकी जो है सारी टेक्नोलॉजी फेल हुई है। आज तेल अवीव के अंदर भी कल उन्होंने कहा कि 1900 लोग जख्मी हो गए हमारे। तो ये तो पहले तो 1-2 की कहानियां सुनाते थे, अब जो है इनके अलार्म जो बज रहे हैं, अभी जो वहां पे जो रिपोर्टें आ रही हैं आप खुद देख रहे होंगे कि इनके जो अलार्म सायरन बजते थे वो अब 1 मिनट के बाद बज रहे हैं। मतलब पहले जो है ये आधे घंटे पहले इनके अवाम को खबरदार हो जाते थे कि ये जो है वो आ रहा है, मिसाइल आ रहा है और वो अपने बंकरों में चले जाते थे। अब वो 1 मिनट पहले जो है 1 मिनट का टाइम रह गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग जो है ये शिकस्त जो है इनके सर पे मंडला रही है और इसका खौफ जो है इनके ऊपर जो है वो तारी हो चुका है। तो मेरा जो ख्याल है कि अब इस वक्त जो है पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर बात है कि इस जंग के नतीजे के अंदर एक बात तो दुश्मन और दोस्त का सामने आई गए ना, सारे दोस्त और दुश्मन सामने एक्सपोज हो गए। अब ये जो दुश्मन है, जितना जो दुश्मन हमारे सामने आए हैं, जिसके अंदर फर्जी रियासतों के अंदर, उनको भी ये पता चल गया है कि इंडिया इस वाले खत्ते के अंदर, मशरकी वस्ता के अंदर, वो उनकी मदद करके अमेरिका की वो यहाँ बेनिफिट हासिल करना चाहता है इस खत्ते के अंदर, और वो यहाँ का चौधरी बनने के चक्कर में उसने अपने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है इंडिया ने। क्योंकि उसके लोग जो है जितने रोजगार उसका वहां पे मिडिल ईस्ट के अंदर लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तानियों के बजाय मिडिल ईस्ट के हुक्मरान सर वो रोजगार की जगह पे जो है रॉ जो वहाँ पे एक्टिविटी कर रही है, आज भी बहरीन में जो है जो पकड़े गए हैं रॉ के एजेंट और मोसाद के, तो वो तो फिर वो रोजगार नहीं कर रहे, वो जो काम करते हैं जो जाहिर शाह शिराजी साहब कह रहे थे कि वहाँ पर जो है BLA समेत जो है अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वहाँ से उनको फंडिंग होती रही है। और हम 12 अब तो खुल के बात करनी चाहिए, कतर में खुद उन्होंने गिरफ्तार किया, ईरान में खुद गिरफ्तार हुए इराक एजेंट, और इसी तरह प्रमोशन यादव हमारे पास मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो प्रेफर कर रहे थे ना इस बात को कि इंडियंस को सपोर्ट करते थे, तो आज उनके सामने आ गई हैं। वो खुद पकड़ रहे हैं कि उनके ऊपर जो हमला कराने वाले लोग हैं वो इंडियंस हैं। तो ये तो एक्सपोज हो गए हैं। अब पॉलिसी जो है वो पॉलिसी पाकिस्तान को क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अख्तियार करना चाहिए, हमें हमारी अपनी पोजीशन को, हमारी क्या पोजीशन है, हमारे जो लोग हैं वहां पे और जितना बड़ा सरमाया हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों की वहां पर है, उसका हमें क्या करना है, उसका अल्टरनेट हमें क्या प्रोवाइड करना है। एज अ पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर एक सेफ हेवन जो है पाकिस्तान अपने आप को जो है डिक्लेयर कर सकता है कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पाकिस्तानी सारे महफूज हैं, यहाँ के एयरपोर्ट महफूज हैं, यहाँ की फिजाएं महफूज हैं। तो ये तो हम जो है इस बात का बेनिफिट लेना चाहिए, हमें उसका क्रेडिट लेना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपको पता होगा कि कराची का एयरपोर्ट जो है वो मेन ऑल्टरनेट एयरपोर्ट था पूरी दुनिया का। उसको यूएई ने जो है यूएई ने उसको ऑल्टरनेट एयरपोर्ट को अपना एयरपोर्ट बनाने के लिए, पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन अब जो भी सूरत इस वक्त ये बनी है कि वहां से जो लोग भागे हैं, आपको पता है ओमान के अंदर 1.5 घंटे का रास्ता है जो पास करके ओमान में दाखिल हुआ जाता है। दुबई से वहां 12-12 घंटे की लाइनें लगी हुई हैं। एयरपोर्टों पे इनके हंगामे हो रहे हैं वहां उसके अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, यूएई के एयरपोर्ट में हुआ, कतर में हुआ, कुवैत में हुआ, बहरीन में हुआ, हर जगह से भागने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल रही पूरी दुनिया की, अरब ममालिक की और इसराइल की, अमेरिका की और ईरान की। उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब का कल का किताब, उस पर भी चारों मेहमानों को मैं लाना चाहूँगा। पहले मियाँ साहब, यकीनन ही आपके वज़ीर आज़म यानी कि आपकी पार्टी के और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, सर आपकी सरकार ने जो कल फैसला किया वो बड़ा अहम है, जो कि
आपकी हद तक तो बहुत अच्छा है, मगर सर उस पर भी कई सवाल उठते हैं कि क्या फैसले की घड़ी में जल्दबाजी नहीं की, पुराना स्टॉक था उसको जो है आपने फौरी तौर पर जो है 55 रुपये लोगों से जेबों से निकाल लिए, और उसके साथ साथ फिर जब ये पता भी था कि आने वाले वक्त में जो कि गुज़रता 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से ज़ाहिर शाह शिराज़ी जैसे लोग और तजिया निगार और सीनियर सहाफ़ी, इवन के आपके थिंक टैंक्स शायद हों आपके पास, वो भी बता रहे थे कि दुनिया में होने क्या जा रहा है, और आपके पास जो आप कहते हैं कि सबसे बड़ा तजुर्बेकार वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी मौजूद है। सर सारों की मौजूदगी के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद मरियम बीबी ने इतना महंगा जहाज़ भी खरीद लिया, वो भी कौम पे बोझ डाल दिया, पाकिस्तान पे डाल दिया, फिर उसके सोने पे सुहागा जो 2 पायलट हजरात आपने रखे, वो भी फॉरेनर, पाकिस्तानी को चूज़ भी नहीं किया कि पाकिस्तान को शायद जहाज़ उड़ाना आता नहीं है। एक तरफ आप तारीफ़ें कर करके बेहोश हो जाते हैं, पानी डाल के उठाते हैं कि जी हाँ हमारे शाहीन जो हैं बड़े अच्छे हैं, पायलट अच्छे हैं, और दूसरी तरफ आप पिकिंग चॉइस जो है वो दूसरे लोगों पे है। तो सवाल ये बनता है कि सर यहाँ से घर से एहतसाब शुरू करते हैं ना कि आप लोगों ने किया क्या? देखें आफ्ताब साहब, आपने जो सवाल किया दोस्त, एक तो आपने पंजाब के हवाले से किया और दूसरा शुबाशी साहब के हवाले से, जो वज़ीर आज़म साहब ने कल जो बिल्कुल उन्होंने तमाम सूबों को इत्माद में लेके और ख़ास तौर पे जो इस वक्त पूरे खित्ते के हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया। अब आगे बात आपकी जी कि पेट्रोल जो था वो इस वक्त खित्ते के जो हालात थे, पेट्रोल और स्टॉक करना चाहिए था, मौजूदा जो स्टॉक मौजूद था उसकी जो कीमत है वो फौरी क्यों बढ़ाएगी। आप पहली तो ये बात है कि आप देखें कि जब ये जंग शुरू हुई तो 2-3 दिन के बाद ही पेट्रोल पंपों के ऊपर जो है वो एक लंबी कतारें लग गई और लोगों को ये खदशा था कि शायद पेट्रोल नहीं सर, मिले ऐसा ही नहीं ना। था, ऐसा नहीं था। माफी कता कलामी में माफ कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ आई, मैं गेट पर हूँ, आ रहा हूँ अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कता कलामी माफ कीजिएगा मियाँ साहब, आप मेरे भाई हैं, मगर जब ये जंग शुरू हुई है, जब ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, तो बेहसियत सहाफ़ी मैं खुद कराची की शारा फैसल पे था, 8 बजे मैंने जो है अपना टैंक फुल करवाया है। उस वक्त तक कोई रश नहीं थी। जब जैसे ही ये खबर आई कि जी 55 रुपए बढ़ रहे हैं, तो लोगों की रश बढ़ना शुरू हो गई। तो आप इस जंग से ही मुतलक ना करें वो कि देखें 55 रुपए बढ़ने से पहले जैसे ये पता चला, उस दिन 2 दिन पहले से मैं खास तौर पे लाहौर में पंजाब के अंदर यहाँ पे ये पोजीशन थी कि जंग की जो सूरत हाल थी, उसके बाद ये आप कह रहे होंगे कि ठीक है कराची के अंदर आपने किसी एक पंप के ऊपर देख लिया होगा या नहीं आपने सर, टैंकी फुल करवा ली। मैं बैसियत साहब ही पूरे पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ। शिराजी साहब, इसका आप बात कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो दुरुस्त कीजिएगा। क्या मियाँ साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त है? केपी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर ऐसी सूरत हाल या पाकिस्तान के अंदर आई? नहीं आफ्ताब साहब, मेरी गुजारिश सुन लेना। इसको क्लियर कर रहे हैं ना सर, नहीं था ऐसा। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना। अब इसमें देखें, आप ये कह रहे हैं कि ये पेट्रोल बढ़ाया क्यों है। गुजारिश ये है कि अगर जो हमारे पास 28 दिन का जो स्टॉक मौजूद था और आप लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो पेट्रोल बढ़ा है तो वो पैसे जो हैं वो एजेंसियों के पास ज्यादा गए हैं या गवर्नमेंट ने वो पैसे अवाम की जेब में से निकाले हैं। बात ये है कि तो आप अगर बताएंगे पेट्रोल सर, की किसने निकाले? देखें, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले। बात ये है कि ये पेट्रोल जो बढ़ा है, ये मुल्क के अंदर एक लोगों के अंदर ये था कि शायद ये 100 रुपया 200 रुपया बढ़ जाएगा पेट्रोल, तो उसको नॉर्मल करने के लिए एक रेट जो था, आगे पेट्रोल भी खरीदना था, फिर IMF को भी पैसे जो देने थे वो भी थे, और ये सारी चीजें कि अगर मुल्क के अंदर दोबारा पेट्रोल जो आना है उसकी कीमत शायद 100 रुपया हमें बढ़ाना पड़े, तो ये पैसे भी अगर गवर्नमेंट के पास आए हैं तो ये भी उसी में जाने हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अगर गवर्नमेंट के पास पाकिस्तान के अंदर हालात जो खारजी हालात को दाखिली को मद्देनजर रखते हुए अगर हमने ये फैसला किया और सबसे पहले हमने अपने आप से शुरू किया है, जो हमने अपना पेट्रोल खत्म किया, प्रोटोकॉल खत्म किया है और सारी चीजें हमने गवर्नमेंट के घर से शुरू की हैं। अवाम को बाद में हमने 55 रुपए जैसे ही हमने वफाकी कहा है, हुकूमत PMLN तो की है मियाँ साहब, वफाकी हुकूमत PMLN की है, सूबाई पंजाब की हुकूमत भी PMLN की है, तो घर से तो शुरू मरियम बीबी से करते ना कि उन्होंने इतना
महंगा तरीन तैयारा खरीद लिया और आपको क्या पता नहीं था कि हम सर ये आने महंगा वाले चंद तरीन माह के तैयारा बाद जो है, हालत ये जंग में तो जाएंगे। ये महंगा तरीन तैयारा तो जंग से पहले वाली बात है। अगर आप उस तैयारे को इस जंग के साथ मिलाकर हम सर, अगर बात करेंगे गोरा, तो वो सर, बनती नहीं दुनिया है। में प्लानिंग की जाती है। अगर आप घर को भी चलाते ना महीने का, जो हम गरीब लोग हैं साफी, तो उसमें महीने का राशन जो डालते हैं ना, तो वो भी महीने का सोच के करते हैं कि महीने के बाद हमारे साथ होना क्या है। आप हुकूमत में बैठे हुए हैं सर, आपने पूरे जो है आने वाले 5 साल का सोच के चलना होता है। जी बिल्कुल, 5 साल का सोचना क्या, 100 साल का सोच के चलना नहीं सोच चाहिए। सकते 100 साल का, मगर 5 साल का तो गुजारिश सोचें। शिराजी साहब, मैं देख आपकी तरफ लेना, आऊंगा। गुजारिश ये है कि आप मुझे बताएं, मैंने 15 दिन के बाद, आप 15 दिन बजाय के बाद पीपल्स पार्टी पेट्रोल की के और कीमतें क्यों? पीटीआई के इस नुक्ते पे जाने के लिए जाहिर शाह शिराजी साहब है, तजिया निगार हैं, उसे आजादाना राय लेना चाह रहा था। शिराजी साहब। देखिए जी, आफ्ताब साहब, पहले जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या वो कंपेटेबिलिटी वाइज उसी रेट पे आता है इंटरनेशनली? अगर हम अब जंग की वजह से जो है ना, अब तकरीबन $110 पर बैरल का हुआ जी। अगर अभी भी आप कन्वर्ट करें उस रेशो के हिसाब से जो इस वक्त एग्जिस्टिंग रेट है, इंक्रीज रेट, तो पाकिस्तान में जो है फी लीटर पेट्रोल ₹162 होना चाहिए था। जो ऑलरेडी हम 256 ले रहे हैं ना, उसके ऊपर आपने ₹55 और ज्यादा कर दिया। सबसे सवाल अहम ये है कि ये पेट्रोल पंप किसके हैं? ये जैसे मियाँ साहब, मेरे और आप जैसे साफियों के तो नहीं हो सकते, लेकिन जो अशराफिया हैं इस वक्त सेनेट में, सो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, देखें इसमें नाराजगी की बात नहीं है। चाहे वो जितनी सियासी जमातें, उनके अंदर माफिया काम करते हैं। पेट्रोल माफिया है, आटे का माफिया है, आपका मुर्गियों का माफिया है, टिम्बर दूध माफिया वाला है। माफिया है। एक सेकंड मैं बात की तरफ आ रहा हूँ। अब इस वक्त जैसे मियाँ साहब की बात को मैं आगे लेके चलूंगा, ये लोग अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं, हुक्मरान तबका। जी। लेकिन इनके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये कोई मुफ्त की तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ₹55 फी लीटर, अगर आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर 20-25 लाख लीटर पेट्रोल मौजूद था, तो आप उसे 55 में जरब देते हैं, ये कितने पैसे हुए? ये गवर्नमेंट के पास नहीं गए, ये तो यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज के साथ साथ जो पंप मालिकान है उनको क्या रेशो बचा? गवर्नमेंट का तो अपना कमीशन ऑलरेडी है, वो पहले ही 90-100 रुपए एडिशनल एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगा के जो है ना वो वसूल कर रहे हैं। ये ₹55 का जो रेट बढ़ा है, इसमें तो 2-4-5 रुपए गवर्नमेंट को आएंगे, बाकी ₹40 का फायदा तो इन्होंने पेट्रोल पंप ओनर को या जो स्टॉकिस्ट था उसको दिया। देखिए, अहम चीज ये है, इस बात को छोड़ें, ये मुझे बताएं कि अगर इस जंग के अंदर पाकिस्तान ड्रैग होता है, जिस तरीके से ड्रैग करने की इजराइल ने कोशिश की, सऊदी अरब, और ये तो पाकिस्तान की चले फौज की एक टैक्टिक थी कि जिन्होंने जाके सऊदी अरब से भी बात की, ईरान से भी बात की, इस मामले को रफा दफा किया। फिर जो सऊदी अरब की जो है वो अरकान ऑयल रिफाइनरी पे जो अटैक हुआ, वो पता चला कि इसराइलीज ने किया है। तो ये मामला बेहतर हो गए। ओवरऑल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसके पास क्या हालात है? हम तो ये समझते हैं, हम तो ऐसी जगह पे बैठे हैं पहाड़ के करीब, वहां तो हुकूमत ही किसी और दुनिया की है, वो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। बलूचिस्तान को आप निकाल दें, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अब अगर आप देखें, आप पंजाब के ऊपर हुकूमत करने वाले समझते हैं हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। कभी आपने मुल्क की सतह पे पॉलिसीज को नहीं सोचा, ना देखा है। उन्होंने तो पंजाब की बात की ना कि यहाँ बढ़ गए हैं, जाहिर बात है उनका तो कैलकुलेशन हुई होगी पंजाब के हिसाब से कि भाई अगर हम ₹55 ज्यादा करेंगे तो किस किस को क्या मुनाफा होगा। इस बातों को छोड़ दें, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मेरे ख्याल में हालात अभी भी बेहतर नहीं हुए। मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस आपकी तरफ आ रहा है, मैं कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा सर, अपोजिशन से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, अपोजिशन से भी पूछ लेते हैं शिराजी साहब के नुक्ता नज़र क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। कुरैशी साहब, वाकई जो इस वक्त बात हो रही है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के कल उस किताब के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है, बिलखुसूस जो है जो उन्होंने ऐलानात किए हैं, सबसे अहम तो ये है कि सर पेट्रोल की कीमतें जो कि अब तक लोग माह रमज़ान के महीने में पहले ही महंगाई की चक्की में अपने आप को पिसते हुए नज़र आ रहे थे, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे गैस नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, तो उसके बावजूद जो है सर ₹55 जो है ये बम, अल्लाह ना करे जो पेट्रोल बम जिसको आसान उर्दू में कहें कि गिराया है हमारे ऊपर, इससे निकल पाएंगे या फिर समझा जाए कि जी ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत थी, हुकूमत की बहुत बड़ा अहम फैसला था? कुरैशी साहब, प्रोड्यूसर साहब, कुरैशी साहब सही सुन नहीं पा रहे। कुरैशी साहब, आवाज़ आ रही है? कोशिश करें दोबारा कुरैशी साहब। यही सुखदेव साहब आपकी तरफ सवाल,
क्योंकि आप इत्तेहादी तो हैं आईनी तौर पर। देखिए जी, पहली बात, अगर हम इत्तेहादी नहीं है, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमने उनको सपोर्ट की थी गवर्नमेंट बनाने में, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पोजीशन है, हम इस फैसले के खिलाफ है। हम समझते हैं अवाम के साथ नाजायजी है, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों। आप खुद कह रहे हैं कि आपके पास 400 अरब से ज्यादा कंटीजेंसी फंड है जो आईएमएफ ने आपको दिया इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? ये इमरजेंसी नहीं है। आपने अगर पेट्रोलियम पे सब्सिडी देनी है अपने मनपसंदी कंपनियों को, तो 400 अरब आपने जी 55 रुपए रेट बढ़ा दिया पेट्रोल का। 55 रुपए में से तो 20 रुपए ले भी लगाए आपने। भाई, जंग की हालात में टैक्स कौन लेता है अपनी आवाम से? इसको आप टैक्स कहेंगे या इसको आप भत्ता कहेंगे? आपने 55 रुपए बढ़ाए हैं, उसमें बीस सर, रुपए भत्ते की वफाकी फिर हुकूमत का खतरनाक टैक्स एफआईआर है एक्स्ट्रा उसके, बढ़ाया तो है। बड़े आपने भत्ते का अगर कह मेरे दिया। साहब, मैं अर्ज कर लूं, मैं बिल्कुल कहूंगा एक्सटॉर्शन है, क्योंकि आपने अवाम की मजबूरी का फायदा उठाते जी हुए, आपको पता है मुगेरी साहब, इस साल का पेट्रोलियम लेवी का टारगेट कितना है रेवेन्यू का? 1500 अरब तकरीबन। आपके पीओएस मशीन आप इंस्टॉल नहीं करवा पाते, आप रिटेलर से टैक्स ले नहीं पाते, आप एलीट सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, एलीट कैप्चर को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन अपनी बढ़ा नहीं रहे, पेट्रोल के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, जंग के दौरान और टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, बजाय जब टैक्स वहीं पे रखते ना, यही 55 रुपए आप ना बढ़ाते, अपनी लेवी 30 रुपए होते, 25 रुपए होते, हो सकता है आवाम को कोई रिलीफ मिल जाता। आपने यहाँ पे अपना टैक्स घुसाया, आपने सारा इन्हिसार अपनी गवर्नेंस का टैक्स से किया, तो उसको आप कॉम्पिटेंट गवर्नेंस कैसे करेंगे? मैं अगर अर्ज कर लूं मुगेरी साहब, हमारे भाई जो बैठे हुए थे हमारे ऊपर एहसान जता रहे थे कि हमने अपने पेट्रोल काटे हैं, प्रोटोकॉल काटे हैं, भाई सबने किए हैं। ये आपकी केपी गवर्नमेंट ने भी किया है, ये सिंध गवर्नमेंट ने भी किया है, हम हमारी सिंध गवर्नमेंट ने के वज़रान ने भी अपने पेट्रोल छोड़ दिया, हमने एहसान नहीं किया। जंग की सूरत हाल में आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है, आपकी जिम्मेदारी, आप हुक्मरान है, आप यहाँ पे कोई बादशाह सलामत नहीं बैठे तो हमारे ऊपर जता रहे हैं कि हमने ये कट कर दिया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं मुगेरी साहब, जितने पैसे जनाब बचाएंगे ना वफाकी हुकूमत कटौती करते हुए, इतने में मरियम नवाज साहिबा के जहाज का बिल भी पूरा नहीं होगा। आप इस चीज को छोड़ दें, ये सर, वो सिंबॉलिक करेंगे चीज नहीं होती है। करें, मरियम बीबी के जहाज का जिक्र नहीं करें, वो तो जंग से पहले क्यों नहीं लिया था। करें सर, क्यों नहीं करें? आप जी जो है 11 अरब सब्सिडी बेचे अपना जहाज, चले, मैं नहीं जाता जाती चीजों में, फिर आप कहेंगे आप जातियात पे, लेट्स नॉट गो नहीं सर, पंजाब हुकूमत का जाती तो जहाज नहीं नहीं है सर, ना आप वो। छोड़े ना, मैं भी जाऊंगा फिर ये बोलेंगे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, मैं नहीं जाता। मुझे आपसे इस चीज का जवाब बताए, जंग में कौन सी हुकूमत टैक्स लगाती है? मुझे आप इस चीज का जवाब दें। सर, मैं 20 मियां रुपए साहब पेट्रोलियम शामिल लेवी है। बजाय जो आप कम करते हैं, आपने 20 रुपए पेट्रोलियम लेवी क्यों बढ़ाए? और मुझे साहब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपने पेट्रोल के पैसे बढ़ाए उस वक्त जब हमने, हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने नया पेट्रोल लिया भी नहीं। अभी पेट्रोल की प्राइसेस रात को गिरी है ना, जी $80 से कम हुई है ना, कम कर दें आज, जनाब। क्यों नहीं कर रहे? अभी नहीं, ये 15 दिन और करेंगे महंगे। ये गलत फैसला है, हुकूमत को मियां साहब, कंटीजेंसी फंड यूज ये करना चार्जशीट चाहिए। सर बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी है, पीटीआई की भी है, शिराजी साहब यानी कि आज़ाद जो उनका तज्जिया है उनकी भी है, शायद मेरी भी इसीलिए होगी कि मैं भी गरीब आदमी हूँ। अभी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के सोचना था कि साइकिल पे ही सफ़र करूँ तो बेहतर है। मियां साहब देखें आफ्ताब साहब, पहली बात तो ये, अभी मेरे भाई ने जो कहा है कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं है, पहले तो मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा, ये बिल्कुल हमारे साथ है। अभी जो शुभाशी साहब ये ने आपके जब ये साथ नहीं, सारे, आप उनका हाथ पकड़ के खींचे जा रहे हैं कि हमारे साथ है, वो नहीं, कहते हैं हमारे वो साथ एक अलहदा बात है। ये जब पहले दिन से इसी तरह की ये बात करते आ रहे हैं, हुकूमत में शामिल भी हैं और हुकूमत में बाहर भी हैं। जब कोई अच्छे काम होते हैं हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, जब कोई इस तरह की तनकीद की बात आती है तो हुकूमत से ये बाहर निकल जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये आप, जब 2-3 दिन पहले शुभाशी साहब ने सबको, तमाम सीएम मौजूद थे और शुभाशी साहब मौजूद थे, मौजूदा हालात के ऊपर इनके भी, सिंध के सीएम साहब को भी सारी चीजों से आगाह किया गया, उनको भी बताया गया। वहां पे ये कहते, वहां से ये उठ के आ जाते कि हमें जी आपकी ये पॉलिसी जो है ये अवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, हमें नहीं मंजूर। यानी कि उस वहां वक्त पे ये कुछ, वज़ीर आज़म साहब ने बताया था कि हम ये इकदाम करने जा रहे हैं और 55 रुपए का बम जो है जी आवाम ये के ऊपर देखें, बात गिराएंगे। ये है कि सब चीजों का इनको पता है, सब चीजों अच्छा, का इनको भी पता है, यानी बिलावल कि साहब को भी पता ये है। जुर्म में बराबर के शरीक हैं, आपका कहने का जी मकसद ये। जुर्म में नहीं है, ये मुल्की हालात इस तरह के थे, जुर्म में शामिल नहीं है। पाकिस्तान के जो मौजूदा इस खित्ते के हालात जी। हैं उसको मद्देनजर रख के इनके साथ बकायदा, बिलावल साहब के साथ इन कैमरा जो मीटिंग हुई थी वो भी बिलावल साहब वहां भी मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब वो भी मौजूद थे। ये सारी चीजें इनको सामने बिठा के इनके साथ मशवरा करके सारी चीजें होती हैं। और ये कहें कि जी हम किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी अफगानिस्तान के साथ जो वार शुरू हुई है उसमें भी ये
बिल्कुल इनको एतमाद में लेके ये सारी चीजें शुरू हुई थी, इस तरह कोई काम नहीं होता। तो ये कहना कि जी ये सिर्फ नून लीग की जिम्मेदारी है, बिल्कुल नून लीग की खाली जिम्मेदारी नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, ये सारे मिलके कर रहे हैं। इसमें आपकी कराची की एमपीएम पार्टी भी इसमें शामिल है। तो वहां पे ये बात करें कि जी हम जो आप ये इकदाम उठा रहे हैं ये गलत हैं, तो इस तरह की जो टीवी चैनल के ऊपर आके बैठ के कहना वो एक अलहदा बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है इनको भी पता मगर है सर कि अगर आगे बढ़ के जो मियां साहब ने जो कौम से खिताब किया उसमें वन डिश का भी ऐलान कर दिया, तकरीबात जो है वो कैंसिल कर दी, अगर कोई सेमिनार और प्रोग्राम होंगे तो वो किसी होटल और शाहाना तरीके से नहीं होंगे, वो सरकारी जगहों पे होंगे। और इसके साथ साथ ये भी बात हुई कि जी सैलरी में भी कटौती होगी, पेट्रोल में भी कटौती होगी, शाहाना तरीके से जो है अब ये काम नहीं चलेगा और 4 दिन और बाकी दिन जो है घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा। तो ये सब ऐलानात हैं, इस पे इम्प्लीमेंट होगी या सिर्फ ये ऐलानात के हद तक होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल देखें इसमें मौजूदा जो हालात थे उसको मद्देनजर रखते हुए हमने यही देखा है कि पेट्रोल जो है वो किस तरह हम कम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो एजुकेशन के अदारे थे वो बंद किए, और उसके बाद जो 6 दिन की जगह पे 4 दिन के लिए हम आगे काम करने के लिए वफाकी अदारे और फेडरल जो थे, सॉरी प्रोविंशियल अदारे, ये सारे जो थे इनको मंडे से लेके फ्राइडे तक, जो फ्राइडे की एक छुट्टी और दे दी, तो 4 दिन का ये कर दिया। बाकी सारी भी चीजें जंगी हालात में की है। ये इस वक्त देखें वाहद एक पाकिस्तान, आप देखें कि हम अफगानिस्तान के साथ भी एक जंग में मुब्तला हैं और साथ में खलीज के भी मामलात हैं, और सऊदीया के साथ हमारे जो दफाई मुआहदा है वो है, इराक जो है, ईरान जो है वो हमारा हमसाया है। तो पाकिस्तान जो है ये सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी कि हम जो पेट्रोल हमारा अंडर पाइप जो 2-3 शिप आ रहे हैं और वो भी पाकिस्तान में जो पहुंच जाएंगे, और सारी चीजें सर वो 2-3 जवाब महीने नहीं का। दिया, मरियम बीबी के तैयारे का जवाब नहीं दिया। वो तो कह रहे थे कि आपने देखिए मरियम बीबी का जवाब ये है कि मरियम बीबी ने जो पैसे लिए हैं ना, जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि एनएफसी के जो पैसे हैं ना ये खत्म करें, ये पैसे बहुत हैं सब सूबों के पास, कहाँ खर्च करें, वो कर रहे हैं खर्च। तो आप क्यों कहते हैं सूबों का शेयर कम करें? ये पीपल पार्टी वाले एनएफसी जो इन्होंने ही दिया हुआ जी। है, ये जो 18 अमेंडमेंट लेके आए हैं इन्होंने सूबों को इतने पैसे यानी कि पैसे आपके पास पड़े थे, एक तरफ आपके करें। पास खजाने में पैसे नहीं है, लोगों से आप 55 रुपए जेबों से निकाल रहे हैं। नहीं, वो फेडरल का मामला है, वो हाँ, फेडरल का मामला वही कह रहा हूं ना सर, प्रोविंशियल का मामला नहीं है। अच्छा, तो वो ये फेडरल का पंजाब, है। सर पंजाब से नहीं लेते ना फिर, ये पंजाब में फिर आप कहीं ना कहीं लोगों को कोई ये जो आपने इतने पैसे खर्च कर लिए तो बजाय जहाज के मेरी गुजारिश सुन लेना, इसका जवाब ले लें। जब हमारी हुकूमत ये जब बनी तो उस वक्त आपको याद होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट की मदद की बिजली के यूनिटों में। हमने अपने एनएफसी के पैसे जो थे उसमें से दे के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो लीडर हैं हमारी इस पार्टी के, उनके कहने के ऊपर हमने वफाक को पैसे दिए थे पंजाब से निकाल के। वो ये मियां साहब अभी फैसला करवा लीजिएगा सुने ना, वो पैसे जो थे वो पंजाब ने पैसे दिए फेडरल को, और फेडरल ने वो पैसे सब में बांटे थे। माजी में आपने जो काम किया उस पर भी बात हुई थी हमारी आपकी। पंजाब में हमने ये भी कुर्बानी दी हुई है। साहब अगर इजाजत दें जनाब, इनका कंक्लूजन सिर्फ शायद ये है कि क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे इसलिए इन्होंने जहाज ले लिया, आवाम पे नहीं लगाया। मैं ये समझ रहा हूं, क्या ये करेक्ट है? बात अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप गलत साबित करें। नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही बात ये है कि हमें हमारी जरूरत थी तो हमने ले लिया है, तो बाकी रहेगी पंजाब के और आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत लेना भी गुजारिश सुन लिया। अभी आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। हमारे पास हमने पंजाब के अंदर स्पेसिफिक अगर आप पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के अंदर हमने तो 100 से ज्यादा जो अवाम के लिए रिलीफ पैकेज जो बनाए हैं, आप उनके ऊपर भी बात करें। वो सुखदेव साहब जो सवाल उठा रहे हैं मैं वो समझना चाह रहा हूं। सुखदेव साहब, सर इनके बकौल पंजाब हुकूमत अलग है, वफाकी हुकूमत अलग है। पंजाब अपने जेब से पैसे देती है एनएफसी में, वो पैसे ज्यादा है पंजाब के पास। पर जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कहते हैं 28वीं तरमीम एनएफसी का शेयर कम करना, तो ये मतलब जो बोल रहे हैं तो शहबाज शरीफ के वफाकी हुकूमत के बयान के खिलाफ है।
मैं इनकी सपोर्ट करता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पंजाब के पैसे ज्यादा हैं, पंजाब नहीं, के पैसे सबके काटने सबके अगर एनएफसी का वफाकी हुकूमत देखें, काटना चाहती है तो कौम वो के पहले साथ पंजाब के ज्यादती पैसे की हुई काटे, है। क्योंकि उनके आप पास गुजारिश दरअसल सुने इतने ना, पैसे ये बच कौम जाते के वो साथ जहाज ले ज्यादती लेते। है। एनएफसी के पैसे सर फेडरल आप को लोग वापस इतने आने पैसे बच चाहिए। जाते हैं माशाल्लाह, सब आईएमएफ के जहाज दे रहे हैं, आईएमएफ थोड़े के पैसे चुंगल हमें से भी दे बाहर देना। निकलना चाहिए हमें। तो ये सर आप ये आईएमएफ से आप बाहर, जो पीपल आप पार्टी, सर आईएमएफ को आप ये सिंध 11 वाले अरब जमा सबसे करवा देते ज्यादा ना। स्टैंड आप लोग लेते हैं। आप कहते हैं कि आईएमएफ के ऊपर 18वीं तरमीम के ऊपर आप बात ही ना करें। भाई क्यों ना बात करें? मगर वो आप कह रहे हैं कि अगर 18वीं वफाक- आईनी तरमीम के तहत जो आपको फंड मिले एनएफसी अवार्ड के तहत जो है उनको पैसे हैं वो खजाने में, वो दूसरी जगह पे भी उन्होंने लगाए, मगर पैसे बच के जहाज खरीद लिया तो क्या है? फिर उस्मा बुखारी साहबा ने कह दिया कि वो जो है पंजाब एयरलाइन का जहाज होगा क्योंकि वो आने वाली एयरलाइन है। फिर उससे भी मुकर गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि नहीं जी ये जहाज जो है वो मरियम देखें, बीबी के इस्तेमाल के लिए है। तो ये तो आप उज़मा से ही सवाल करेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ये हकीकत यही है। हकीकत ठीक है। आफ्ताब साहब यही है। ठीक है जनाब। कि इतनी आईएमएफ मीठा ये मीठा जो हक आईएमएफ के कड़वा चुंगल से चूचू। निकलने का तरीका ये है। बिल्कुल। जहाज खरीदे आईएमएफ से जंगल से निकलने शिराजी के लिए। साहब अगर वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ साहब, सर, अगर अगर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ सर, मुझे दो टॉक अगर आप इस पे जहाज खरीदना और एनएफसी अवार्ड के तहत जो है खजाने में पैसे हैं तो खरीद दिया। आफ्ताब भाई, मैं अगर कुछ कहूंगा तो मुख्तसर सी बात यह है कि पहले तो मियां साहब और जो मेरे दूसरे पीटीआई वाले दोस्त हैं, नहीं सर वो पीपल्स पार्टी से हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव पीपल्स साहब। पार्टी से, बहरहाल ये बताएं कि जो मुफ्त पेट्रोल है, जो गवर्नमेंट का पेट्रोल है, अरबों डॉलर्स का, सॉरी अरबों रुपए का, वो जिस तरीके से जो शाखर्शियां हो रही हैं ब्यूरोक्रेसी की, पॉलिटिशियंस की, तो आप एक काम कीजिएगा ना, क्या ऐसा गरीब मुल्क, मैं तो इस बात पे डर रहा हूँ कि तो दोनों ऐसे जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हुई हैं। मैं खुदा ना खास्ता अगर ये जंग हम पे आती है तो हम क्या करेंगे? ईरान की तो लीडरशिप यहाँ मौजूद थी, उसके तो आयतुल्लाह खामेनेई साहब का अपना घर भी नहीं था, किराए के घर में रह रहे थे। यहाँ तो अशराफिया जिस तरीके से हम पे हुकूमत करी, उन्हें तो हमारी परवाह नहीं है। हमें तो ये डर है कि भाग ना जाए ये लोग। देखिए बदकिस्मती ये है कि पॉलिसीज के ऊपर आ जाए। एनएफसी की बात आप कर रहे हैं, 3.45 ट्रिलियन आपका पीएसटीबी था, जिसमें तकरीबन 80% पंजाब गया है। केपी की 90 स्कीमें आपने जो है ना वो बिल्कुल खत्म कर दी फेडरल गवर्नमेंट ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है, क्योंकि केपी गवर्नमेंट के साथ उनकी लगती नहीं थी। वहां खान साहब को लोगों ने वोट दिया तो सजा तो इन्होंने देनी थी। सिंध में जो है ना जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने शोर शराबा करके कुछ थोड़ी बहुत अपनी 40-50% स्कीम्स ले ली। बलूचिस्तान में भी उन्होंने, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत उन्होंने ले ली। आप मुझे बताएं 3.45 ट्रिलियन का जो पीएसटीपी था वो सारा फेडरल गवर्नमेंट ने उठा के 90% दिया है पंजाब गवर्नमेंट को। पंजाब के पास तो पैसा ज्यादा होगा ही होगा। दूसरा, जिस तरीके से पंजाब ब्लैकमेल कर रहे हैं फूड के ऊपर, आपके बाकी जो जरूरियात के ऊपर, देखिए मैं बताऊं केपी एक छोटा सा सूबा है, आपकी हाइडल पावर हम जनरेट कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री को लेबर हम दे रहे हैं, बिजली सबसे ज्यादा करप्शन भी आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा करप्शन भी आप कर रहे हैं। बात सुन लेना, पटन के अंदर पेंट के डब्बों के अंदर से पैसे भी आपके निकल रहे हैं। वहां से सबसे ज्यादा पूरे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन भी आप लोग कर रहे हैं वहां पे। वो तो मैं तो नहीं कर रहा ना, वो तो सियासी जमातें कर रही हैं, आप लोग कर रहे हैं ना। मैं तो हुकूमत में नहीं हूँ भाई, मैं उसी हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना। आप केपीके की बात करते हैं, आपको जितने पैसे केपीके को मिलते हैं वो लगाएं तो सही, वो करें तो सही काम। वो तो जो पैसे उनको मिलते हैं वो पैसे भी वो खा जाते हैं वो करप्शन में। वो यहाँ पे जब पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत थी उस्मान बुज़दार की शक्ल में इस पार्टी की, उस वक्त भी इन्होंने पंजाब का जो हाल किया था, जो यहाँ पे उन्होंने करप्शन की थी, आप केपीके के अंदर कर रहे हैं। तो बात यह है कि पहले एक मिनट मियां साहब ये बताएं, उस्मान बुज़दार साहब की या जो है शहबाज शरीफ साहब की या हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहबा की गवर्नमेंट में आपको फर्क क्या नजर आ रहा है, ये बताएं। देखिए बहुत फर्क है। आप अगर आपको यही नहीं पता कि मरियम नवाज की और उस्मान बुज़दार की हुकूमत में क्या फर्क है, तो फिर आप कैसे तजजिया करेंगे किसी बात का? मैं तो यही कह रहा हूं, आप देखें नहीं है कि देखें आप ये ना करें बात पंजाब के अंदर आप दूसरे सूबों को मिलाएं पंजाब के साथ। आप मुझे फर्क बता दें बुज़दार साहब में और मियां शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे, या हमजा शहबाज वज़ीर आला थे, या मरियम नवाज साहिबा है, तो अवाम के लिए क्या किया आपने? मैं गया अवाम के लिए मरियम नवाज ने क्या नहीं किया, आप ये बताएं। मरियम नवाज ने को अगले प्रोग्राम में हम उठाएंगे, इस नुक्ते को अगले प्रोग्राम में उठाएंगे। डेटा लेके आ जाए अगले प्रोग्राम में। जी बिल्कुल आप आए। आप दोनों मेहमानों को मैं यही गुजारिश करूंगा कि वक्त की कमी की वजह से मुझे प्रोग्राम रोकने के लिए प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं, अगले प्रोग्राम में दोनों मेहमान जरूर ये बात इसी से आगाज करेंगे कि फ़र्क क्या है उस्मान बुज़दार
और जो शिराजी साहब ने सवाल उठाए हैं कि मरियम बीबी और हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ की हुकूमत का सवाल, चारों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम रोकणो तो पवे। फैसले की घड़ी में यकीनी तौर पर पाकिस्तान, इसराइल, अमरीका ऐं पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते बहरान खां पोइ अवाम ते जेको वज़न विधो वियो आहे उन ते अॼु सवाल केतिरा ई रखियासीं, जवाब वठण जी कोशिशि कईसीं। पर तय आहे त फ़ैसले जी घड़ी में जेके हिन वक़्तु हुकूमत फ़ैसिला कया आहिनि उहे किथे न किथे अवाम हिन वक़्तु इहो सोचे पियो त 55 रुपये जो पेट्रोल जो जेको बम आहे उनखे कहिड़ी रीति जेको आहे सो हज़म कंदासीं। अञा बि वज़ीर आज़म चयो पियो त शायदि पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थी सघे थो। सुभाणे ताईं आफ़ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह।